नमस्कार मित्रों, रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनोज कोठारी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, मैं राजस्थान की कला और संस्कृति वाला पार्ट जो है विगत कई वर्षों से इसके अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और रॉयल संस्थान से भी मैं काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वाले जो बैच हैं उसमें भी राजस्थान कला और संस्कृति का कुछ पार्ट डाला हुआ है, क्योंकि यूँ देखें तो राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट हमेशा पूछा जाता है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वाली जो परीक्षा है इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल वाला कुछ पार्ट डाला हुआ है। और इसमें अगर हम यूँ देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज पुनः कला और संस्कृति का है। अगर इस बात को हम यूँ समझें कि पूर्व में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वाली, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में कला और संस्कृति से संबंधित कई सवाल पूछे गए। मैं आज की अपनी इस क्लास के अंदर राजस्थान की कला और संस्कृति का कौन सा पार्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जुड़ा हुआ है, साथ ही विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस टाइप के सवाल पूछे गए उन पर भी चर्चा करूंगा। दूसरी बात, देखिए रॉयल संस्थान पर मैं काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वाले मैंने बैच लिए हैं, ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है और ऑनलाइन अभी इस प्लेटफॉर्म पर नई शुरुआत है तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। और ऑफलाइन में जब भी आप जुड़ेंगे रॉयल संस्थान के साथ तो पुनः आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कला और संस्कृति वाला पार्ट जो है उसका अध्यापन मैं ही करवाऊँगा। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़े हैं और जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं दी है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, देखिए उनके रुझान हमारे सामने आए हैं। कई सारे विद्यार्थी उन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, आज भी कई विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज का जो युग है वो बहुत ही आर्थिक युग है और इस आर्थिक युग में एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी बात है। रॉयल संस्थान ने 137 बच्चों के तो फ़ोन अभी तक आ चुके हैं, ये तो प्राप्त आंकड़े हैं। इसके अलावा ऐसे कई गुप्त आंकड़े और भी हैं जिन विद्यार्थियों ने यहाँ से सफलता अर्जित की है। देखिए मैं संस्थान का गुणगान ऐसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आंकड़े आपके सामने भी रहेंगे, आप चाहें तो विद्यार्थियों से व्यक्ति से संपर्क भी कर सकते हैं। आपके आसपास के क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने रॉयल संस्थान से कोचिंग की और सफलता अर्जित की है। और देखिए एक शिक्षक के लिए सबसे बड़े सुख की बात क्या होती है, जब कोई विद्यार्थी फ़ोन करके बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे खुशी है कि आपने पढ़ाया उससे बाहर नहीं गया, तब जाकर शिक्षक को अपने आप में एक गौरवान्वित होने का एक अवसर मिलता है। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और मेरे पास भी कई विद्यार्थियों के फ़ोन आए हैं और वो फ़ोन की कड़ी आज भी चल रही है। कई विद्यार्थी आज भी फ़ोन करते हैं कि सर हमने रॉयल संस्थान से एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर आपसे पढ़ा है। हालांकि देखिए मैं RS, SI, पटवार, कांस्टेबल, राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है सभी मंच के ऊपर मैंने अपनी सेवाएँ दी हैं। RS वाले कई विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं और RS में कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अभी उदयपुर के अंदर ही 97वीं रैंक बनी है, एक लड़की है खुशबू आमेटा करके, वो मेरे से पढ़ी हुई है। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो मेरे द्वारा, या यूँ कह सकते हैं कि देखो संस्थान की उपलब्धि तो है ही है, लेकिन एक शिक्षक का भी अपना एक अलग से योगदान होता है। संस्थान अपने आप में कहीं ना कहीं देखिए उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है, तो संस्थान का भी अपना एक रोल है, नो डाउट। तो अच्छे संस्थान के साथ आप जुड़े तो कहीं ना कहीं आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात, देखिए अगर आप ये सोचें कि जब वैकेंसी आएगी हम ऑफलाइन में पढ़ लेंगे, ऑनलाइन में क्या पढ़ के क्या करेंगे, देखिए कोई भी मकान ऐसे ही तैयार नहीं होता है। सबसे पहले उसकी नींव तैयार होती है। तो हमें नींव तैयार करनी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो आपके अभी जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कोर्स को ख़रीदें और एक बार अपनी पृष्ठभूमि तैयार करें। क्योंकि एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसा नहीं होता है कि आज मैं पौधा लगाऊं और आज ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। माली काफ़ी लंबे अरसे तक
प्रयास करता है, पौधों को पानी देता है, खाद देता है और उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करता है, तब जाकर एक विशेष ऋतु में ही उनके ऊपर फलों की प्राप्ति होती है। तो हम भी एक प्रयास करें कि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े, बाद में जब भी आपको समय मिले आप ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी आप यहाँ पर, क्योंकि मैं ही सेवाएं दूंगा, इतना मैं पूर्व में भी आश्वासन दे चुका हूँ, तो नो डाउट आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, इतना आश्वासन मैं आपको और दे सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए नोट से बाहर नहीं जाएगा। इतनी गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, मेरा विगत 10 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है और मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर देखता हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के रुझान को समझता हूँ कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या नज़रिया है, उस नज़रिए को समझता हूँ। और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर भी जो प्रीवियस जो आपके पेपर हुए 2013 में, अभी 2019 में जो भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों को भी मैंने देखा है और बहुत अच्छे से समझा है कि किस प्रकार के सवाल रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति का दायरा काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर डाल रखे हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे आपके कोर्स पर आ जाता हूँ कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का कोर्स किस प्रकार का है और इसमें कला और संस्कृति के कौन से टॉपिक डाल रखे हैं। अब देखिए, कला और संस्कृति के अगर हम ये देखें राजस्थान की कला और संस्कृति के एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं ले लेता हूँ, जैसे राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, फिर राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक देवियाँ, राजस्थान के लोक संत, फिर राजस्थान के तीज त्योहार, मेले, पशु मेले, फिर इसके बाद राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान का पहनावा आभूषण, पहनावा आभूषण, राजस्थान की हस्तकलाएं, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ, चित्रकला शैलियाँ, फिर इसके बाद राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ हो गई। फिर राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य, दुर्ग, महल, मंदिर, मस्जिद, छतरियाँ, बावड़ियाँ, एवं हवेलियाँ, ये सारा स्थापत्य का पार्ट हो गया। इसके अलावा राजस्थान के लोक वाद्ययंत्र, लोक गीत, मांड गायिकाएं, इसके अलावा रीति रिवाज, संस्कार, प्रथाएं,
मुहावरे, लोक गाथा, लोकोक्तियां। मोटा मोटी इतना सारा राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट जो है वो आपके सिलेबस के अंदर डाल रखा है। यहाँ पर मैंने लगभग सारे ही टॉपिक जो है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी छोटा मोटा और पार्ट रह सकता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अमूमन ये जो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, फिर राजस्थान की लोक देवियाँ, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक संत, तीज त्योहार, मेले, पशु मेले। अब देखिए ये तो केवल मैंने आपके सामने सिलेबस रखा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या है। अब अगली बात मैं करता हूँ कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस प्रकार के सवाल पूछे गए। देखिए सबसे पहले बात करूँ लोक देवताओं की। एक सीधा सवाल गत बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल पूछा गया कि पाबूजी का संबंध है, किस रूप में जाने जाते हैं। तो पाबूजी गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब क्यों जाने जाते हैं गोरक्षक देवता के रूप में, थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हैं जिन्होंने गायों की रक्षा की और गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें हम गोगा जी पढ़ते हैं, तेजा जी पढ़ते हैं, पाबूजी पढ़ते हैं। पाबूजी के संदर्भ में एक महिला का नाम जुड़ता है कि देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़वाते हुए देचू गांव जोधपुर में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए कौन से लोक देवता? पाबूजी। तो पाबूजी गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, सीधा सवाल आया। फिर इसके अलावा लोक देवियों के ऊपर आपके अगर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा गया है तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लोक संत पर आपके सवाल पूछा गया, जाम्बोजी के ऊपर सवाल आया है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक लोक संत हैं जाम्बोजी। अब देखिए लोक देवता लोक संतों में भी अंतर है। जब हम टॉपिक पर आएंगे मैं एक एक बात क्लियर करूंगा। अभी आप केवल क्योंकि हम पूरी चर्चा कर रहे हैं आपके सिलेबस पर और विगत जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए लोक संत पर एक तो सीधा सवाल जो पूछा गया जाम्बोजी के ऊपर आया। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक है और ये एक ऐसा संप्रदाय है जो पशु पक्षी संरक्षक और वन संरक्षक संप्रदाय माना जाता है, पेड़ों की सुरक्षा करने वाला। और इसीलिए विष्णुओं के बारे में एक बात कही जाती है कि सिर सांठे रुख बचे तो भी सस्ता जान। आपने इतिहास में घटना पढ़ी होगी 1730 में खेजड़ली के अंदर अमृता देवी के नेतृत्व में 363 विष्णुई संप्रदाय के स्त्री और पुरुष पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। और वहाँ प्रतिवर्ष तेजा दशमी, जिसको हम भाद्रपद शुक्ला दशमी के नाम से जानते हैं, विश्व का एकमात्र वृक्ष संरक्षण मेला या शहीद मेला भी आयोजित होता है। और राजस्थान के एक नाटककार हुए अशोक राही इस खंडाणे से प्रेरित होकर, खंडाणे का मतलब हुआ वृक्षों को बचाने के लिए जो आत्मोत्सर्ग किया जाता है उसको राजस्थानी शब्दावली में खंडाणा कहा जाता है। तो इस खंडाणे से प्रेरित होकर अशोक राही ने पूरी एक पुस्तक भी लिखी है, खेजड़ी की बेटी। तो देखिए विष्णुई संप्रदाय अब वर्तमान रिलेवेंट संप्रदाय है क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो पर्यावरण संरक्षक के प्रति जागरूक लोक संत कौन से? जाम्बोजी। बच्चे का एक अटैचमेंट होता है। दूसरी बात, हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाम्बोजी का संबंध कहीं न कहीं एग्रीकल्चर से रहा है। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए सवाल की संभावनाएं पुनः प्रबल बनती है जाम्बोजी के ऊपर। अब अगली बात करें तीज त्योहार मेले पशु मेलों की। तो देखिए आपके पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पशु मेलों पर सवाल ज़्यादा पूछे गए, हालांकि मेला भी पूछा गया। मेले के ऊपर अगर यूँ देखें तो सीधा सवाल क्या पूछा कि तीज का पर्व मनाया जाता है। तो तीज का पर्व कौन मनाती है? भाई महिलाएं मनाती है। अब तीज कौन सी? छोटी तीज होती है, एक बड़ी तीज होती है, एक हरतालिका तीज होती है। मूल रूप में दो तीज जो महिलाओं के द्वारा मनाई जाती है, एक छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया, छोटी तीज जिसको हरियाली तीज भी कहते हैं, और एक है कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज बोलते हैं उसको, भाद्रपद कृष्णा तृतीया। तो महिलाओं का पर्व है और इस दिन सुहागिन महिलाएं क्या करती है? राजस्थानी में कहावत है वैसे भी कि तीज त्योहारा बावड़ी लह डूबी गणगौर। तो सुहागिन महिलाओं से ही पर्वों का प्रारंभ होता है राजस्थान में और सुहागिन महिलाओं के साथ ही पर्वों का समापन होता है। जैसे बात करें छोटी तीज, श्रावण शुक्ला तृतीया, यहाँ से राजस्थान में पर्वों का आगमन मानते हैं।
ले डूबी गणगौर, गणगौर का मतलब हुआ चैत्र शुक्ला तृतीया, यहाँ से पर्वों का समापन। अब ऐसी बात नहीं है कि तीज से पहले पर्व नहीं आते या गणगौर के बाद पर्व नहीं आते, आते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के पर्वों की शुरुआत छोटी तीज से होती है और सुहागिन महिलाओं के पर्वों का समापन गणगौर के साथ होता है, इसलिए राजस्थानी में कहावत। और सीधा सवाल दिया, बहुत आसान सवाल था, हालांकि अगर हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो हम अच्छे से जानते हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे माताएं बहनें जो है परिवार के जो पुरुष हैं, पिता है या पति है, तो उनकी मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए उस दिन व्रत करती है, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अगली बात, मेलों के अंदर मैंने कहा पशु मेलों पर सवाल पूछे गए, गत बार भी आपके सवाल पूछा गया। चंद्रभागा पशु मेला, तो देखिए चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। हालांकि झालरापाटन झालावाड़ में एक पशु मेला और बढ़ता है, गोमती सागर पशु मेला। अब ये तो अधूरी जानकारी है, अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा इसमें भी, क्योंकि पशु मेलों की तिथियां भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि मान लीजिए अगर वो सवाल दे देता कि चंद्रभागा पशु मेला कब से कब तक चलता है, हमें तिथि पता होनी चाहिए कि चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ला एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तक चलता है। तो तिथि के साथ जब हम पशु मेला पढ़ते हैं तो पशु मेले की जानकारी पूरी हो गई। इसके साथ ही एक सवाल पूछा गया इससे पूर्व 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में कि राजस्थान में आमदनी की दृष्टि से या आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। अब उसमें ऑप्शन के अंदर स्थान दे रखा परबतसर। अगर हम यूँ देखें तो वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान में आय या आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। साथ ही और बात करें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन कौन से ज़िले में होता है? नागौर ज़िले में वीर तेजाजी पशु मेला पड़ता है, फिर रामदेव पशु मेला पड़ता है, रामदेव पशु मेला और बलदेव पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो देखिए सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन भी नागौर जिले के अंदर ही होता है। राज्य स्तरीय पशु मेले, ऐसा नहीं कि कोई अंचल विशेष में आपके गांव के अंदर कोई पशु मेला भर रहा है उसका नाम हम पढ़ेंगे, नहीं। राज्य स्तरीय पशु मेले जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति पाई है या राज्य स्तर पर ख्याति पाई है, ऐसे पशु मेलों के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे पशु मेले गिनती से अगर हम गिने तो 15-16 पशु मेले होंगे जिनके ऊपर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप कहीं हताश निराश नहीं हो, मैं बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ आपके सामने सारा मैटर रखूँगा। और आप जब मेरा डेमो वीडियो देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी बात कि वास्तव में हम जिस संस्थान से जुड़ने जा रहे हैं वहाँ हमारे साथ धोखा नहीं हो सकता। विषय वस्तु को लेकर भी देखिए कंटेंट बिल्कुल आपको ऐसा प्रामाणिक पुस्तकों वाला कंटेंट देंगे जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि जब हम गाइड बुक पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई उलझुल सवाल आ गया तो आप गाइड बुक रेफरेंस में नहीं रख सकते। कोर्ट के अंदर मान लो मामला जाता है तो आपको रेफरेंस बुक विथ पेज नंबर आपको बतानी पड़ेगी। ये समझ जिम्मेदारी हमारी, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आया कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब कैसे कंट्रोवर्सी में बताता हूँ। एक सवाल पूछा गया गत बार कि रम्मतों का संबंध है, तो अब देखिए रम्मत जैसलमेर बीकानेर दोनों ही क्षेत्र जुड़े हुए हैं। रम्मत होती क्या है? पहली बात, रम्मत को समझे हम राजस्थान के विख्यात लोक नायकों और महापुरुषों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक और धार्मिक रचनाओं को रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना, उसको कहा जाता है रम्मत। और रम्मतों की शुरुआत जैसलमेर और बीकानेर से मानी जाती है, होली और सावन के अवसर पर होने वाली लोक काव्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से। अब इसमें दो रेफरेंस की अगर हम बात करें, दोनों ही प्रामाणिक पुस्तकें हैं। एक तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा डॉक्टर जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा वाला एडिशन, उसमें वो बीकानेर मानते हैं, लेकिन राजस्थान का इतिहास, परंपरा, संस्कृति, विरासत, भाषा, साहित्य, एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर हुकमचंद जैन, डॉक्टर नारायण माली ने, उसमें उन्होंने जैसलमेर बीकानेर दोनों ही दिए। और दोनों ही पुस्तकें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। और हिंदी ग्रंथ अकादमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत 15 जुलाई 1969 में गठित संस्थान है, जो कि विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। इसका मतलब वहाँ लिखा हुआ है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम बिल्कुल रेफरेंस बुक पर जाकर ही टिकेंगे। रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है, हम दावे के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं साहब इसमें लिखा हुआ है, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। समझ बात आप?
अब अगली बात, ये तो गई बात हमारे पशु मेलों की। जनजातियों पर सवाल, देखिए जनजातियों पर सीधा सवाल पूछा, सहरिया जनजाति निवास करती है। अब देखिए सहरिया जनजाति 12 की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज, जहां पर 99.20% सहरिया जनजाति निवास करती है। और देखिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा है। बहुत पिछड़ी हुई जनजाति, अलग से पोस्टें क्रिएट होती है। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आरएस हो, शिक्षक भर्ती हो, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सहरियाओं के लिए एसटी के अंदर पुनः रिजर्वेशन होता है। समझ रहे बात? तो सहरिया बहुत आदिम जनजाति है, इसके ऊपर सवाल पूछा गया। फिर सवाल आया, बीजा और माला किस जनजाति की 2 उपशाखाएं हैं? सांसी, देखिए सांसी मूल रूप में भरतपुर में निवास करती है, बीजा और माला इनकी 2 शाखाएं मानी जाती है। और सांसी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है सांसमल से, क्योंकि सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। फिर सवाल पूछा गया जनजातियों में गमेती क्या है? तो भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। हालांकि वर्तमान में इनका एक सरनेम हो गया और सरनेम के रूप में ही ये शब्द प्रयुक्त है, गमेती। तो ये तो हो गई बात आपके जो सवाल जनजातियों पर पूछे गए। पहनावा आभूषण की बात करें, आभूषण के ऊपर एक सवाल आया, चूंफ दांत का आभूषण है। अब देखिए दांत के अंदर रखन और चूंफ पहने जाते हैं। अब एक बार आरएस प्री में कंट्रोवर्सी हो गई, एक सवाल पूछा गया, चौप आभूषण कहाँ पहना जाता है? अब देखिए नाक के आभूषण है, नथ, लौंग, कांटा, चोप, चुन्नी, बारी या वारी। समझ रहे आप? अब आभूषणों के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक सवाल फिक्स है आभूषण का, आता ही आता है। सिर के ऊपर आभूषण पूछे तो बोरला, शिशपुल, रखड़ी, टिकड़ा, टिका, फिणी, सांकली, तावित, मेमंद, सुरमांग, दामनी, टिडी बलको। कान के आभूषण पूछे, झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा, अंगूठिया, जाले, जमेले, बारेट, एरण, लटकन। इस प्रकार के सवाल अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में आ रहे हैं, हम उन चीज़ों को याद कर ले, रट ले, क्योंकि देखिए रटना भी अपने आप में कला है। और इस कला से अगर हमें नौकरी मिल रही है तो कुछ चीज़ें रट भी लेनी चाहिए, है ना। और आभूषण एक ऐसा पार्ट है, आप अगर एक महिला के चित्र से आप आभूषणों का अंदाजा लगाए नहीं लगा सकते हैं, समझ आप। तीमणिये की आकृति में और आप सोचे कि भाई मैं कंठफुल या गले का कोई अन्य आभूषण है उसकी बनावट को मैं समझूं, नहीं समझ सकते। किस धातु का बना हुआ, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा बनवाएं आप। सोना, चांदी, तांबा, आभूषण की धातु कभी नहीं पूछी जाती, समझ रहे बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आभूषण पढ़ने नहीं, आभूषण रटने हैं। और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे याद करने, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहे। अब अगली बात, हस्तकलाओं और लोक कलाओं की बात करें तो देखिए हस्तकलाओं और लोक कलाओं पर भी आपके पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आया है। सीधा सवाल कहें, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हस्तकला है ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री पर सीधा सवाल क्या पूछा कि पद्मश्री जो आपके स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? ब्लू पोट्री। अब देखिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 1974 में, 1974 में पद्मश्री दिया गया। सीकर के अंदर एक गांव है मऊ, वहाँ के रहने वाले हैं। अब ब्लू पोट्री में इन्हीं का नाम हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए बहुत ख्यातनाम कलाकार है। जहाँ साधारण ब्लू पोट्री के अंदर नीला और हरा, परंपरागत ब्लू पोट्री में 2 ही रंग काम में लेते हैं। ब्लू का मतलब होता है नीला और पोट का मतलब पात्र या बर्तन। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से आकर्षक चित्रकारी की कला, उसको हम ब्लू पोट्री कहते हैं। लेकिन कृपाल सिंह शेखावत ने क्या किया? 25 रंगों का प्रयोग किया और एक नई शैली बनाई जिसको उनके नाम से ही जानते हैं, कृपाल शैली। और यहाँ तक कि राजस्थान में मृत प्राय ब्लू पोट्री कला को पुनर्जीवन देने का श्रेय भी स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत और जयपुर की पूर्व राजमाता स्वर्गीय गायत्री देवी को जाता है, जिन्होंने इस कला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के अंदर 1963 में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर के नाम से एक संस्थान की स्थापना की। तो कुल मिलाकर हस्तकलाओं पर भी आपके सवाल आ चुका है, इतना आप समझ लीजिएगा। ये तो केवल देखिए चावल कभी भी पकते हैं तो केवल 2 ही दाने देखे जाते हैं, सारे चावल दबा दबा कर नहीं देखे जाते। तो इसका मतलब हम केवल सवालों का नजरिया देखें, टेस्ट देखें किस प्रकार के सवाल पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब अगली बात, राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ सबसे क्लिष्ट पार्ट है राजस्थान जीके का, राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। इस पर भी आपके पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं और आगे भी सवाल की संभावनाएं बनती। अमूमन सवाल किस शैली से ज़्यादा बनते हैं? किशनगढ़ चित्रकला शैली। लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं की बनी ठनी जो है
वो राजस्थान की चित्रकला शैलियों में एक अपना अलग ही महत्व रखती है, जिसको भारतीय मोनालिसा कहा एरिक डिक्सन ने। मोनालिसा यूरोप के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो द विंसी का सबसे प्रमुख चित्र है। आपने एक ऐसी प्रतिकृति देखी होगी, एक इस प्रकार का चित्र देखा होगा जिसमें एक तस्वीर के अंदर एक महिला, मुस्कुराती हुई महिला है, आप देखेंगे उसका एक चित्र बना हुआ है। तो उससे तुलना की बनी ठनी की। अमूमन ये सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, और भी आपके सवाल आए होंगे, उनको भी हम देखकर जैसा भी होगा आपके सारे पेपर भी सोल्व करूंगा मैं। अभी आप इतना समझ लीजिएगा, इस टॉपिक से भी सवाल पूछे गए। राजस्थान की भाषा और साहित्य। अब देखिए भाषा के ऊपर सीधा सवाल क्या पूछा, और देखिए सवाल का नजरिया बड़ा क्लिष्ट था। मैं नजरिया क्लिष्ट क्यों कह रहा हूँ, बात को समझना। हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, आत्मसात नहीं करते। आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। आपको एक बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हमारे इस संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम किसने दिया। आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति गूंजेगा, कर्नल जेम्स टॉड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा 3 शब्दों का प्रयोग किया। अब हमारे दिमाग के अंदर जब राजस्थान शब्द आता है कि हमारी इस बोली को राजस्थानी किसने कहा, सबसे पहला हमारे दिमाग में ऑप्शन क्या आएगा, कर्नल जेम्स टॉड। नहीं, भाषाओं के संदर्भ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने हमारी इस प्रांत की बोली को राजस्थानी कहा। तो कम से कम हम इस बात को समझे कि सभी जगह कर्नल टॉड नहीं हो सकता। भाषाओं के संदर्भ में बात की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1907-8 में, अब गाइड बुक में आप 1912 पढ़ेंगे, मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, राजस्थान का इतिहास, परंपरा, संस्कृति, विरासत, इसके पेज नंबर 395 पर आप कंसल्ट करना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का एक वर्गीकरण दे रखा है, उसमें राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक विभाजन में उन्होंने प्रस्तुत किया, 5 भागों में बांटा। वहाँ जाकर आप देखिएगा कि क्या इस उन्होंने 1907-8 में नाम दिया राजस्थानी या 1912 में। हम प्रामाणिक चीज़ें पढ़ें। देखो ये चीज़ें आपको कौन बताएगा, जो विषय विशेषज्ञ है वही ये जानकारी रख सकते हैं। आप तो सारी चीज़ें पढ़ने से रहे, आपके पास एग्जाम के लिए लिमिटेड टाइम रहेगा, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता अपनाते हैं। देखिए सफलता का मूल मंत्र कहते हैं कि एक शायरी आपके सामने शेयर करूंगा कि हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। कि हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र जो किया धूप का तो तजुर्बा हुआ कि वो ज़िंदगी क्या है जो छाँव छाँव चली। देखिए तपना है, तपोगे तब ही जाकर आप किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं। सोने की चमक ऐसे ही नहीं आती है, खूब तपाया जाता है तब सोने में आभा आती है। तो आप जितना श्रम करेंगे, श्रम साध्य मामला है यहाँ पर, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट कोई मामला नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाएं उतनी आसान नहीं रही और प्रतियोगी परीक्षाओं का नज़रिया चेंज हो गया। पहले सवाल आसान आते थे, अब सवाल बहुत क्लिष्ट कर दिए। तो आप सवालों के नज़रिए को भी समझे। मैं यहाँ पर आपके सामने पुनः एक बात और कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप एट ए टाइम क्लास में किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। मान लो मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको निराश नहीं करूँगा, इतना मेरा दावा है। अब अगली बात करें, दुर्ग, महल, मंदिर, मस्जिद, छतरियाँ। अब देखिए दुर्गों के ऊपर भी आपके पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए। अब दुर्ग पर क्या सवाल आया, एक सीधा सवाल आया कि बाला किला कहाँ स्थित है। बाला किला अलवर के अंदर। अच्छा है कि बाला किला ही पूछा। अगर मान लो सवाल पूछ लेता कि किस दुर्ग में मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए रुका, थोड़ा सा हमें सोचने पर विवश होना पड़ता, थोड़ा सा हमारी स्मरण शक्ति पर जोर डालना पड़ता। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं का नज़रिया कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। बाला किला अलवर के अंदर है, इसको बाला किला या अलवर दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया था। इसका विस्तार निकुंभ क्षत्रियों ने करवाया और पुनर्निर्माण जो है हसन खां मेवाती द्वारा करवाया जाता है बाला किले का। और अमूमन इस दुर्ग पर जो सवाल पूछा जाता है कि किस दुर्ग में मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए रुका था, तो मुगल बादशाह बाबर बाला दुर्ग के भीतर एक रात के लिए रुका था। अगली बात, इस दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की सलीम सागर तालाब और सूरज कुंड, 2 दर्शनीय स्थल बाला किले के अंदर बने हुए हैं। पुनः बात करें मस्जिद, छतरियाँ, बावड़ियाँ और हवेलियाँ, स्थापत्य का पार्ट है। तो स्थापत्य में से अमूमन जो आपके सवाल पूछे गए दुर्गों पर ज़्यादा है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत, मांड गायिकाएँ। अब देखो लोक वाद्य यंत्र पर सवाल आया
मांदल का संबंध है। अब मांदल मिट्टी का बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। तत्व ये आपके अवनद वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। राजस्थान में 4 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तत् या तंतु वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं, स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से होती है, वो तत् वाद्य यंत्र। दूसरे शुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक या हवा के द्वारा होती है, जैसे बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया। जब तक फूंक नहीं मारेंगे तब तक स्वर उत्पन्न नहीं हो सकते। तीसरी कैटेगरी के जो वाद्य यंत्र है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। देखिए अवनद या ताल वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें खाल मटकर बनाया जाता है, जैसे ढोलक हो गया, ढोल हो गई, मांदल हो गई, नगाड़ा हो गया, नौबत हो गई। ये सारे ही वाद्य यंत्र अवनद या ताल वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। अब मांदल पर सवाल आया। मांदल देखिए मेवाड़ क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। मांदल मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, मृदंग या पखावज के समान। इसका एक मुंह चौड़ा और एक मुंह इसका भी संकड़ा होता है मांदल का, और इसमें आवाज को गंभीर करने के लिए जौ का आटा चिपकाया जाता है। गौरी राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नाट्य और लोक नृत्य, दोनों की विशेषता है इसमें। तो गौरी के अंदर मांदल और थाली बजाई जाती है। मांदल पर सवाल आया। फिर अगली बात करें मांड गायिकाओं की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड को पहचान दिलवाने का श्रेय, सीधी सी बात है, स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाई बाई ऐसी पहली मांड गायिका है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड को पहचान दिलाई। मांड होता क्या है, पहले मांड को समझे। मांड गायिकाएं पढ़ लेंगे ना, मांड नहीं पता तो बात थोड़ी सी निरर्थक हो जाती है। अब देखिए मांड 10वीं शताब्दी में जो जैसलमेर क्षेत्र था उसको मांड कहा जाता था। वहाँ पर शास्त्रीय गायन की एक लोक शैली विकसित हुई जिसको मांड गायन कहते हैं। इसकी विशेषता है इसमें लंबी धुन और ऊंचे स्वर होते हैं। जैसे आपने अगर एक गीत सुनाओ, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, इसमें लंबी धुन, स्वरों का उतार चढ़ाव, स्वर काफी ऊंचे होंगे। तो स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाई बाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायन को पहचान दिलाई। इन्होंने 1987 में लंदन के अल्बर्ट हॉल के अंदर मांड गायन का काम किया। तो इसका मतलब राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक हमारा मांड पहुंच गया। इसके बाद इसी में आपके एक सवाल आया लंगा गायकों के ऊपर। तो लंगा गायक कौन है? राजस्थान के लोक गायक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर कुछ संगीत जीवी जातियाँ हैं जिनका गायन वादन ही पेशा है। लंगा हो गए, मंगनियार हो गए, मीरासी हो गए, ये ऐसी जातियाँ हैं जो गायन वादन के द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करती है। तो इन जातियों के ऊपर भी सवाल पूछ लिए। हालांकि जब हम वाद्य यंत्र पढ़ते हैं लंगा मंगनियारों का उल्लेख आता है तो वहाँ हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब इनका संबंध कहीं न कहीं लोक गायकी से रहा है, लोक गायकों के रूप में जाने जाते हैं। अब अगली बात, रीति रिवाज, संस्कार, प्रथाएं, मुहावरे, लोकगाथा, लोकोक्ति। हालांकि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सवाल की संभावनाएं बहुत कम बनती है, फिर भी किस प्रकार के लोकोक्तियाँ हैं, किस प्रकार के मुहावरे हैं, उसको हम देख सकते हैं। ये तो हो गई बात आपके सिलेबस की। अब देखिए आज मैं जो बात कर रहा हूँ, आज मैं क्योंकि थोड़ा सा आपके फर्स्ट क्लास है तो मैं सबसे पहले जिस टॉपिक से ज़्यादातर विद्यार्थी रूबरू हैं, जिसको जानते हैं, उसी टॉपिक की बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की।